चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। हेल्थ होती क्या? हेल्थ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। वो इंसान होगा, कोई भी होगा, वो फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग होना चाहिए तो हेल्दी कहलाएगा। हेल्थ अफेक्ट कैसे होती है? हेल्थ अफेक्ट होती है जेनेटिक डिसऑर्डर से, इन्फेक्शन से, चेंजिंग लाइफस्टाइल से, इससे हेल्थ अफेक्ट हो जाती है। माइंड इन्फ्लुएंस करता है इम्यून सिस्टम को थ्रू आउट न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। माइंड होता है इम्यून सिस्टम को चलाता है थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम से। डिसीज़ होती क्या है? व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन और अ सिम्टम ऑफ बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, या तो द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन होगी या फिर सिस्टम ऑफ बॉडी होगा, वो एडवर्सली अफेक्टेड हो जाएगा, एडवर्सली अफेक्टेड, दैन इट्स कॉल्ड डिसीज। तो इसे हम डिसीज़ कह देंगे। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन और अ सिस्टम ऑफ बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, दैन इट्स कॉल्ड डिसीज। डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ को कॉज करेगा उसे कहेंगे पैथोजन। कोई भी ऑर्गेनिज्म तुम्हारी बॉडी में आया है वो फॉरेनर है, उसे एंटीजन कह देंगे, और डिसीज़ कॉज करेगा तो उसे पैथोजन कह देंगे। पैरासाइट और पैथोजन दे हार्म द होस्ट। पैरासाइट हो गया और पैथोजन हो गया, दोनों के दोनों होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। अब एक गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस है, ये दी गई थी हिप्पोक्रेट्स के द्वारा और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम के द्वारा। ये स्टेट करती है कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर इज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। ये कह रहे हैं बॉडी के अंदर कुछ ह्यूमर पाए जाते हैं, उसकी वजह से तुम्हें बुखार चढ़ता है, सब कुछ उसकी वजह से होता है। पर्सन विद ब्लैक बाइल, उस पर्सन के पास ब्लैक बाइल है वो बिलोंग करेगा टू हॉट पर्सनैलिटी, उसकी वो हॉट पर्सनैलिटी से बिलोंग करेगा, उसके बाद फीवर होगा। विलियम हार्वे साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने डिस्प्रूव कराया था इस हाइपोथेसिस को, गलत साबित कर दिया था। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को विलियम हार्वे ने गलत साबित करा और डिस्कवरी कर दी थी ब्लड सर्कुलेशन की। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, विलियम हार्वे ने डिस्कवरी कर दी इसकी। एंड डिमॉन्स्ट्रेट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन अ पर्सन विद अ ब्लैक बाइल। उन्होंने क्या कहा, पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल है, उसका बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल है यूजिंग थर्मामीटर। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिसीज और फिजिकल फिटनेस। हेल्थ का ये मतलब नहीं है कि अगर इंसान के पास फिजिकली फिट है इंसान और कोई डिसीज़ नहीं है तब भी वो हेल्दी है। हेल्थ इंक्रीज द लॉन्गिविटी ऑफ पीपल। हेल्थ होती है उम्र बढ़ा देती है पीपल की, लॉन्गिविटी बढ़ा देती है पीपल की, और रिड्यूस करती है हेल्थ इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। बच्चों का मरना और पेट में बच्चों को मरने वाले रेट को कम कर देती है। इन्फेक्शियस डिसीज़ कौन सी होती है? वो ट्रांसफर हो सकती हैं एक पर्सन टू अनदर पर्सन में। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नॉन ट्रांसमिट कौन सी होती है? ट्रांसफर नहीं हो सकती एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। एड्स क्या होती है? फैटल होती है, एड्स होती है फैटल। बैक्टीरियल डिसीज़, पहली है बैक्टीरियल डिसीज आती है टाइफॉइड। टाइफॉइड इज़ द फर्स्ट बैक्टीरियल डिसीज़। पैथोजन है इसका सल्मोनेला टाइफी। टाइफॉइड कौन करता है, कौन सा पैथोजन करता है टाइफॉइड? सल्मोनेला टाइफी करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? ये एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू द फूड एंड वाटर और माइग्रेट कर जाता है अदर ऑर्गन ब्लड के ज़रिए। ठीक है, कहाँ पे एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है थ्रू फूड एंड वाटर एंड माइग्रेट कर जाता है वहाँ से अगर दूसरे ऑर्गन पे थ्रू ब्लड। सिम्टम क्या होते हैं टाइफॉइड के सिम्टम क्या होते हैं? सस्टेन फीवर आ जाएगा, कितने टेम्परेचर का? 39 से 40। हेडेक होगा, सिर में दर्द होगा, वीकनेस होगी, थकान होगी, स्टमक पेन होगा, पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएंगे, कब्ज हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाएगी, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइन की वो आते हैं वो फटने लग जाएंगी, और डेथ भी हो सकती है। वाइटल टेस्ट फॉर द कन्फर्मेशन टाइफॉइड है पर्सन को नहीं है, इसकी कन्फर्मेशन करने के लिए वाइटल टेस्ट कराते हैं लोग, वाइटल टेस्ट। अब एक औरत थी, एक लेडी थी, उसका नाम था मैरी मेलोन।
इसका इस इन लेडी को क्या कहते हैं, टाइफॉइड मेरी भी कहते हैं। ये प्रोफेशनली तो कुक थी, बावर्ची है ना, बॉस टाइफॉइड कैरियर, भाई टाइफॉइड कैरियर बन गई थी। जो खाना बनाती, इन्हें टाइफॉइड था, ये खाना बनाती थी, वो सारे खाने में टाइफॉइड फैलने के जम्स आ जाते थे, और वो आदमी खाना खाता था, वो कोई भी खाता था, उसको टाइफॉइड हो जाता था। तो ये कैरियर बन गई थी टाइफॉइड का। हु कंटिन्यूसली टू स्प्रेड द टाइफॉइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू द फूड सी प्रिपेयर्ड। निमोनिया क्या होता है, निमोनिया में क्या होता है, लंग्स की एल्वुलाई में लिक्विड भर जाता है। तो यहाँ पे निमोनिया किसको इफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है, लंग्स एल्वुलाई को इफेक्ट करता है। एल्वुलाई गेट फिल्ड विद द फ्लूइड लीड द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, उसकी वजह से क्या होंगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी। पैथोजन कौन है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, दो पैथोजन है जो निमोनिया कॉज करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। इसके सिम्टम क्या होते हैं निमोनिया के, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, फीवर होगा, चिल्स ठंड लगेगी बहुत, कफ आएगी, खांसी होगी, हेडेक होगा, और सेवरल केसेस में, कुछ केसेस में देखा गया है कि लिप्स हो गए, फिंगर्स हो गई, लिप्स हो गए, फिंगर नेल हो गए, वो टर्न कर जाते हैं ग्रे से ब्लूइश कलर में आ जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इनहेलेशन द ड्रॉपलेट्स और एयरसॉल रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन, शेयरिंग द ग्लास एंड यूटेंसिल विथ इन्फेक्टेड पर्सन। क्या कह रहे हैं, अगर किसी को निमोनिया है, आपने उसके सांस भाप को अंदर ले लिया, इनहेल कर लिया, ड्रॉपलेट्स और एयरसॉल रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन, तो आपको निमोनिया हो जाएगा। या आपने उस गिलास में शेयर करा कि उस गिलास में उसने पानी पिया या उस गिलास में उसने खाया, मतलब उस बर्तन में उसने खाया, वो बर्तन आपने शेयर कर लिया, यूज़ कर लिया, तो आपको भी हो जाएगा निमोनिया। ये बैक्टीरियल डिसीज़ है तीनों, और हमने 5 बैक्टीरियल डिसीज़ पढ़ी हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह टाइफॉइड हमारे कोर्स 5 दे रखे हैं, टाइफॉइड, निमोनिया, और दे रखी डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया। वायरल डिसीज़ क्या होती है, कॉमन कोल्ड। वायरल डिसीज मतलब वो डिसीज़ वो वायरस कॉज कर रहा है, उसकी पीछे वायरस है। इसमें आता है सबसे पहले कॉमन कोल्ड, इन्फेक्ट करता है ये नोज़ को, रेस्पिरेटरी पैसेज को, पर लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। कॉमन नोज़ में इन्फेक्ट होती है, नोज़ इन्फेक्ट होती है, रेस्पिरेटरी पैसेज इन्फेक्ट होता है, पर लंग्स नहीं होते। ये आपका कॉमन कोल्ड लेता है कम से कम 3 से 7 दिन। ये कराता कौन है, राइनो वायरस कराता है, पैथोजन है इसका राइनो वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इनहेलेशन ड्रॉपलेट रिजल्ट फ्रॉम द कफ और स्नीज, ठीक है ना। आपने किसी को हो रहा था, उसकी सांस भाप ले ली या फिर उन्होंने आपको छींक दिया, तो आपको हो जाएगा। थ्रो द कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, या फिर कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट पे वायरस था और आपके अंदर आ गया, जैसे कि पेन पे था, बुक पे था, कप पे था, डोर नोज पे था। सिम्टम क्या होते हैं राइनो कॉमन कोल्ड के, ये कॉमन कोल्ड के सिम्टम दे रखे हैं। ये है नेसल कॉन्जेशन, डिस्चार्ज नज़ला, फीवर, हेडेक, सॉर थ्रोट, वो खट्टा लगना मुंह में, और कफ, हार्सनेस, टायर्डनेस। अब हम जानेंगे प्रोटोजुआ डिसीज़। उनमें सबसे पहले आती है मलेरिया। अभी हमने बैक्टीरियल कर ली पहले, फिर वायरस वाली कर ली, अब हम आ गए प्रोटोजुआ डिसीज़ पे, वो डिसीज़ जो प्रोटोजुआ करते हैं। मलेरिया में पैथोजन कौन है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। मलेरिया में पैथोजन कौन है, प्लाज्मोडियम। 3 तरह के प्लाज्मोडियम है, वो मलेरिया को कॉज करते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरॉन। वो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरॉन है, वो कॉज करता है सबसे ज़्यादा सीरियस वाला मलेरिया, उसका नाम है मलिग्नेंट मलेरिया। मलेरिया का फैलता कैसे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होती है, बाइटिंग ऑफ द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट करता है, उसके जो प्लाज्मोडियम अंदर जाते हैं बॉडी के। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बाय द बाइटिंग ऑफ द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। सिम्टम क्या होते हैं, एक मलेरिया में तब एक पर्सन में क्या होता है, एक हीमोजोइन नाम का टॉक्सिन होता है, वो रिलीज़ करता है प्लाज्मोडियम, वो कॉज करता है चिल, हाई फीवर, रिकरिंग
वो एक चिल हाई फीवर आता है किसकी वजह से, हीमोजॉइन की वजह से, जो प्लाज्मोडियम बनाता है वो आपका 3 से 4 दिन में बार बार आता रहता है। ये मलेरिया की साइकिल दे रखी है यहाँ पे। मॉस्किटो था, मॉस्किटो ने बाइट करा एक ह्यूमन को, ठीक है, और मॉस्किटो ने क्या करा, अपने स्पोरोजॉइड थे वो पैरासाइटिक आज इंजर्टेड। स्पोरोजॉइड क्या है, स्पोरोजॉइड एक पैरासाइटिक फॉर्म है, वो इंजर्ट कर दी। स्पोरोजॉइड किसके अंदर आ गए, बॉडी के अंदर आ गए। अब पैरासाइट रीच करा लीवर पे थ्रू ब्लड, और स्पोरोजॉइड थे ये ब्लड से लीवर तक पहुँचे, वहाँ पे इन्होंने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा इन लीवर सेल, बस सेल रिलीज इन ब्लड, और ये करते करते रिलीज़ करते करते बहुत सारे बन गए और ये ब्लड में फैल गए। फिर भाई लीवर को कब्जे में करा इन्होंने, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा फिर इन्होंने आरबीसी में, और बस्टिंग आरबीसी रिलीज द हीमोजॉइन, और बस आरबीसी का बस्ट हुआ और हीमोजॉइन रिलीज हुआ। साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम आ गए यहाँ पे। अभी क्या हुआ, गैमेटोफाइटिक स्टेज आ गए किसमें, आरबीसी के अंदर गैमेटोफाइटिक स्टेज आ गई, सेक्सुअल स्टेज है। यहाँ तक था इंसानों में। अब मच्छर में क्या कर रहा है, फीमेल मॉस्किटो सक करेगी ब्लड विद गैमेटोफाइटिक स्टेज, तो फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन मॉस्किटो गट में हो जाएगा। कि मेल के पास तो मान लीजिए अब गैमेटोफाइटिक स्टेज में एन है, और वहीं फीमेल के पास अलग चल रहा। द मेच्योर इन्फेस्टियल स्टेज स्पोरोसाइट, मेच्योर इन्फेस्टियल स्टेज कौन सी है, स्पोरोफाइट है, वो एस्केप कर जाती है और माइग्रेट कर जाती है मॉस्किटो से किस, लाइवा के ग्लैंड में। अभी तो दोबारा काटेगा तो ये वापस यही चल जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा वापस, दोबारा काटती इसके, ये दे रखा है, देख लीजिए। वैसे ये यहाँ तक कि मॉस्किटो के अंदर है और ये पूरा ह्यूमन के अंदर है। मलेरियल पैरासाइट एक्वायर करता है 2 होस्ट। मलेरियल पैरासाइट होता है एक्वायर करता है 2 होस्ट। मलेरियल पैरासाइट को 2 होस्ट की तरफ होता है, एक तो क्या हो गया, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो हो गया, एक ह्यूमन हो गया। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है वो वेक्टर है, वो बस ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसमिटिंग एजेंट है वो। अब हम पढ़ेंगे दूसरी डिसीज़, उसका नाम है एमीबायोसिस, एमीबिक डायसेंट्री। पैथोजन होता है इसका एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है ह्यूमन के। मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, हाउस फ्लाई होती है, मैकेनिकल कैरियर कहलाता है हाउस फ्लाई को। यहाँ पे वो ट्रांसमिट करती है पैरासाइट फ्रॉम फीकस से फूड एंड वाटर तक। सिम्टम होते हैं इसके कॉन्स्टिपेशन होना, एब्डोमिनल पेन होना, क्रैम्प होना, स्टूल विद एक्सेसिव म्यूकस और ब्लड क्लोट, ठीक है। समझ आ गया ना सिम्टम क्या है एमीबायोसिस का, कॉन्स्टिपेशन होना, एब्डोमिनल पेन होना, क्रैम्प होना, स्टूल विद एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड क्लोट। हाउस फ्लाई होती है, मैकेनिकल कैरियर, ट्रांसमिट करती है इससे पैरासाइट को फ्रॉम फीकस होता है वेस्ट मटेरियल, और फूड मटेरियल से वेस्ट मटेरियल बैठती है, फिर फूड पे बैठ जाती है हुई मक्खी वो वाटर पे। एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका पैथोजन का नाम है, लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। एड्स का मॉस्किटो होता है, वो स्प्रेड करता है 2 डिसीज़ को, डेंगू और चिकनगुनिया। हेलमिंथीज डिसीज़ होता है पैथोजेनिक हेलमिंथीज दे रखे हैं यहाँ पे, राउंडवॉर्म, वुचेरिया, फिल्डरवॉर्म दे रखे हैं पैथोजेनिक हेलमिंथीज। एस्कैरिसिस क्या है, एस्कैरिसिस एक बीमारी का नाम है जो कौन करते हैं, हेलमिंथीज करते हैं। एस्कैरिसिस पैथोजन कौन है यहाँ पे, एस्कैरिस पैथोजन है, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, एग होते हैं पैरासाइट के, वो एक्सक्रीट होते हैं अलोंग विद, एग होते हैं पैरासाइट को, वो क्या होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं अलोंग विद द फीसियस और इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटामिनेट द सॉइल, वो कंटामिनेट करता है सॉइल, वाटर एंड प्लांट। वो हेल्दी पर्सन होता है, एक्वायर करता है जिस इन्फेक्शन को, एस्कैरिसिस वाले को, थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर एंड वेजिटेबल्स। सिम्टम क्या होते हैं एस्कैरिसिस के, इंटरनल ब्लीडिंग होती है,
मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया होता है आरबीसी की कमी, ब्लड में खून की कमी होना, ब्लॉकेज और इंटेस्टाइनल पैसेज होगा। फिलीरेसिस, एलिफेंटियासिस बीमारी का नाम है ये, फिलेरेसिस और एलिफेंटियासिस। इसका पैथोजन होता है फिलर वॉर्म या वुचेरिया बोल दो आप। वुचेरिया भी दो तरह के होते हैं, ब्रैनक्रॉफ्टी, वुचेरिया मलाई। वुचेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी, वुचेरिया मलाई। फिलर वॉर्म होता है, ठीक है, उसे वुचेरिया बोल दो, वुचेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी, वुचेरिया मलाई। फिलर वॉर्म होता है उसे फिलेरेसिस को आप एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, ठीक है। इसी होता है आपका, ठीक है। ये आपका डायग्राम दे रखा है, ये बीमारी जो दिख रही है आपको, ये बीमारी कहते हैं फिलेरेसिस, एलिफेंटियासिस। इसमें डायग्राम में इन्फ्लेशन दिखाया जा रहा है इन वन ऑफ द लोअर लिम्ब ड्यू टू द एलिफेंटियासिस। ये फैलती कैसे बीमारी, ये बाइट करता है आपका फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, उससे आती है बीमारी है। फिडरल वॉर्म, एक फिडरल वॉर्म एक वॉर्म है, प्लेटिहेल्मिन्थीस में, ये कॉज करता है स्लोली डेवलपमेंट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन। स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन को कॉज करता है, इन विच दे लीव फॉर मैनी ईयर्स, जिसके अंदर ही लीव करते हैं मैनी ईयर्स तक। यूजुअली लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब, कहाँ पर रहते हैं ये, यूजुअली रहते हैं लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब में। जेनाइटल ऑर्गन आर ऑफ्टन अफेक्टेड रिजल्टिंग इन अ ग्रोथ डिफॉर्मिटाइजिस। फंगल डिसीज, रिंग वॉर्म, फंगल डिसीज में आती है सबसे पहले आपके रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म पैथोजन कौन होते हैं, मैनी फंगाई बिलोंग टू जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। इस जेनेरा से बिलोंग करने वाली ये फंगाई होती हैं, वो पैथोजन के अंदर आती हैं ज़्यादातर रिंग वॉर्म के। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेस्टेड डिसीज इन मैन, ये मोस्ट कॉमन इन्फेस्टेड डिसीज़ है मैन के अंदर, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम सॉइल से आती है, या फिर यूजिंग टॉवल, एक आदमी से बहुत सारे आदमी एक ही टॉवल को यूज़ कर रहे हैं तो आ जाएगी ये, क्लोथ में आ जाएगी, कॉम्स में आ जाएगी। हीट और मॉइस्चर इसे मदद करता है फंगाई को ग्रो करने में। अगर कहीं हीट मिल रही है, बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं, नॉर्मल हीट मिल रही है और वो वहाँ पे मॉइस्चर भी मिल रहा है, तो फंगाई इजीली ग्रो हो जाएगी वहाँ पे। ये होता है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म के सिम्टम होते हैं आपके ड्राई स्केली रेशंस ऑन स्किन, नेल और कैप, इंस्टेंट ईचिंग होती है इसके अंदर, ड्राई स्केल बन जाते हैं, लेसन स्किन पे बनते हैं, नेल से बनते हैं और स्कैल्प पे बनते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज, पहला आता है पर्सनल हाइजीन, कीप बॉडी क्लीन, यूज द ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, यूज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड। पब्लिक हाइजीन, पेपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट एंड एस्ट्रेटा, periodic cleaning and disinfection of water, reservoir, pool, cesspool, tank. Avoid the control with the infected person or the body belonging to control the airborne disease. The standard practice of hygiene in public to control the emanating vector, mosquito, कंट्रोल करो आप इम्यूनेटिंग मैटर जैसे कि मॉस्किटो हो गया। अवॉइड करो स्टेगनेशन ऑफ वाटर, वाटर को ही रुकने मत दो। रेगुलर क्लीनिंग करो हाउस होल्ड कूलर की, कूलर होते पानी के, उनकी क्लीनिंग करो। यूज़ ऑफ द मॉस्किटो नेट मच्छरदानी का यूज़ करो। इंड्यूस करो लार्वा वोरस फिश लाइक गम्बोजिया इन पॉन्ड्स। गम्बोजिया एक फ़िश का नाम है जो मच्छर के लार्वा होते हैं उन्हें खा लेती है। गम्बोजिया एक फ़िश का नाम है जो कि मच्छर के लार्वा खा लेती है। तो इस नदियों में रखो, पॉन्ड्स में रखो ये फ़िश को, ये मच्छर को पैदा नहीं होने देने की वहाँ पे। स्प्रे इंसेक्टिसाइड और इंटैक्ट ड्रेन स्वैम, प्रोवाइड अ डोर एंड विंडो विद वायर मैश। ठीक है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था, एज मॉस्किटो क्या करता है, डेंगू करता है, एक और करता है चिकनगुनिया भी करता है। वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन होता है, हेल्प टू कंट्रोल द डिसीज लाइक स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टेटनस। ये वैक्सीन हो गई, ये वैक्सीन लगती थी, ये वैक्सीन हो गया। और इम्यूनाइजेशन टीकाकरण को कहते हैं इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन हेल्प करता है कंट्रोल करने में डिसीज़ लाइक स्मॉल पॉक्स को कंट्रोल कर देता है अगर आप इम्यूनाइजेशन कराएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे इसकी।
पोलियो हो गया, डिप्थीरिया हो गया, निमोनिया हो गया, टेटनस हो गया। ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक ऑल्सो हेल्प टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिसीज। तो ड्रग्स होते हैं लाइक एंटीबायोटिक, कौन से ड्रग्स? एंटीबायोटिक वाले ड्रग्स, वो हेल्प करते हैं टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिसीज। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी एक एबिलिटी होती है होस्ट की टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। वो एक होस्ट है जिसके अंदर कोई होस्ट क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दूसरा ऑर्गेनिज्म रहेगा, उसे खा सके। ठीक है, होस्ट होता है, होस्ट के पास एबिलिटी होती है कि वो फाइट कर सके, वो उसके नुकसान पहुँचाने वाले ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उनसे। एबिलिटी टू द ऑफ होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम। वो इम्यून सिस्टम देता है एबिलिटी, उसे कहते हैं इम्यूनिटी। ह्यूमन इम्यून सिस्टम होता है, ह्यूमन का इम्यून सिस्टम, इंसानों में वो इम्यून सिस्टम पाया जाता है। वो इम्यूनिटी देता है टू बॉडी बाय रिकॉग्नाइज करता है पहले कि कौन आया है, उस पर रेस्पॉन्ड करता है कि ये आया है, उसके बाद रिमेंबर करता है कभी आया था नहीं आया था। रिकॉग्नाइजिंग, रेस्पॉन्डिंग, रिमेंबरिंग फॉरेन एंटीजन। ये प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिसीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। इंक्लूड करता है लिम्फोइड, टिश्यू, सेल, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती हैं? एंटीबायोटिक आपका एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो आपकी सॉल्युबल मॉलिक्यूल होती हैं, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में होती हैं, मतलब सॉल्युबल मॉलिक्यूल कहलाती हैं। लिम्फोइड ऑर्गन वेयर, लिम्फोइड ऑर्गन कौन से ऑर्गन होते हैं? ऑर्गन वेयर ओरिजिन, मैच्योरेशन, पॉलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर। लिम्फोइड ऑर्गन एक वो ऑर्गन है जहाँ पे ओरिजिन होता हो, मैच्योरेशन होता हो, पॉलिफरेशन होता हो लिम्फोसाइट का यहाँ पे क्या होता है? ओरिजिन होता है, मैच्योरेशन होता है और पॉलिफरेशन होता है लिम्फोसाइट का। यहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गन दो तरह के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गन होते हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट मैच्योर होता है और डिफ्रेंशिएट होता है टू एंटीजन के लिए, एंटीजन सेंसिटिव बनाया जाता है। मैच्योर हो गया और एंटीजन सेंसिटिव बना दिया गया यहाँ पे ऑर्गन प्राइमरी लिम्फोसाइट में। प्राइमरी लिम्फोसाइट के ऑर्गन दो होते हैं यहाँ पे, बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड हो गया, बोन मैरो हो गई। बोन मैरो क्या होती है? बोन मैरो साइट होती है फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बोन मैरो बनाती है सारे के सारे ब्लड सेल, बी लिम्फोसाइट भी बनाती है, टी लिम्फोसाइट भी बनाती है और भी सेल बनाती है। थाइमस है लोब ऑर्गन होता है, सीन होता है नियर द हार्ट के पास होता है और बिनेथ द ब्रीस्ट बोन। इट इज लार्ज होता है ड्यूरिंग द बर्थ। थाइमस ग्लैंड होता है तब बच्चा होता है, इंसान तो बड़ा होता है, वो मतलब उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है, छोटा होता चला जाता है, बट ग्रेजुअली रिड्यूस इन साइज एंड बिकम वेरी स्मॉल एट द साइड ऑफ प्यूबर्टी तो आ रही होती है, तब तक तो आते ही बहुत ही छोटा हो जाता है। इमेच्योर टी लिम्फोसाइट होते हैं, वो बोन मैरो बनाती है, वो माइग्रेट कर जाते हैं थाइमस और मैच्योर हो जाते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, बोन मैरो ने तो टी लिम्फोसाइट को बना दिया, अभी मैच्योर कौन करेगा? थाइमस ग्लैंड करेगा इसे। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? द ऑर्गन विच मैच्योर लिम्फोसाइट, वहाँ पे वो ऑर्गन है सेकेंडरी ऑर्गन वहाँ पे मैच्योर लिम्फोसाइट माइग्रेट करते जाते हैं प्राइमरी ऑर्गन से। वो मैच्योर लिम्फोसाइट बन गए और वो प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन से सेकेंडरी लिम्फोसाइट की तरफ जाएंगे और इंटरेक्ट करेंगे एंटीजन से, वो असली वाला एंटीजन है, और देन पॉलिफरेट करेंगे, वो बिकम बन जाएंगे अफेक्टिव सेल। ये हो गया स्प्लीन, हो गया लिम्फ नोड, हो गया टॉन्सिल, हो गया पेयर पैच, हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, हो गया माल्ट, अपेंडिस हो गया। बोन मैरो एंड द थाइमस प्रोवाइड कराते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड द मैच्योरेशन टी लिम्फोसाइट। स्प्लीन एक लार्ज बीन शेप ऑर्गन है, मेनली कंटेन करता है लिम्फोसाइट और फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स वो सेल होते हैं दूसरे सेल को मारते हैं, फैगोसाइट। लिम्फोसाइट तो आपको पता ही है, 3 लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स। स्प्लीन फिल्टर करता है ब्लड को बाय ट्रैपिंग
ब्लड बोन माइक्रो, वो ब्लड के अंदर माइक्रोस बनते हैं, उन्हें वो ट्रैप करके मारता है, ये फिल्टर करता है ब्लड को। एंड ऑल्सो हेल्प इन द लार्ज रिजर्वॉयर होता है एरिथ्रोसाइट, मतलब आरबीसी का, खून का। स्प्लीनिंग लार्ज रिजर्वॉयर होता है एरिथ्रोसाइट का। लिम्फ नोड, ये स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, लोकेटेड होते हैं डिफरेंट पॉइंट अलोंग विद द लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, ये हर थोड़ी थोड़ी दूर में पाए जाते हैं। ये स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, लोकेटेड होते हैं डिफरेंट पॉइंट अलोंग विद द लिम्फेटिक सिस्टम, सर्व करते हैं टू ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन विच हैपन्स टू गेट इनटू अ लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। ये कह रहे हैं वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं लिम्फ के अंदर, टिश्यू फ्लूइड के अंदर, उन्हें पकड़ लेते हैं और ट्रैप कर लेते हैं। द एंटीजन ट्रैप इन द लिम्फ नोड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन और लिम्फोसाइट। ये एंटीजन ट्रैप हो रहे हैं लिम्फ नोड में, क्या कर रहे हैं ना, ये ना मार रहे हैं, मारना सीख रहे हैं कैसे मारते हैं, ठीक है ना। फॉर द एक्टिवेशन लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर द कॉज इम्यून रेस्पॉन्स, इसके क्या हो रहा है, इम्यून रेस्पॉन्स बन रहा है। माल्ट म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू ऑल्सो क्रिएटेड विद इन अ लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक। लिम्फोइड टिश्यू है वो कहाँ पे, वो लाइनिंग में पाया जाता है आपका मेजर ट्रैक के। ऑल्सो लिखा है, सिर्फ यहाँ ही नहीं, और यहीं भी पाया जाता है और भी जगह पाया जाता है। ये आपकी एलिमेंट्री कनाल होती है, उसमें जुड़ा हुआ होता है इस तरह से ये। और आपका यूरिनरी ट्रैक हो गया, उसमें भी पाया जाता है ये, और आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है, ठीक है। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, यूरोजेनाइटल ट्रैक हो गया। ये नहीं कहेंगे म्यूको एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये म्यूकोजा होती है ना पहली लेयर, सरोसा म्यूकोजा मस्कुलरिस, ये वाली लेयर है, उसके अंदर लिम्फोइड टिश्यू गड़े हुए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन आवर बॉडी। माल 50% बॉडी, माल 50% लिम्फोइड टिश्यू बनाता है बॉडी का। इम्यूनिटी होती है होस्ट, इम्यूनिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। इम्यूनिटी कौन देता है, इम्यून सिस्टम देता है। इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी क्या होती है, एबिलिटी होती है होस्ट की, वो फाइट कर सकते हैं डिसीज कॉजिंग एजेंट से। कॉज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक होती है इननेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी वाली इम्यूनिटी है तो वो बचपन से ही हमें मिल जाती है। और स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, वो मान लीजिए आपको बुखार हुआ, अब वो आपको बुखार के खिलाफ अपनी बॉडी ने इम्यूनिटी बनाई, वो कहलाएगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तब हुआ तब पता चला, एक्सपीरियंस लेने के बाद आती है एक्वायर्ड। इननेट आती है बचपन से आ जाती है, जैसे स्किन हो गई, ये बचाती है बहुत सारी चीज़ों के। इननेट इम्यूनिटी होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है फॉर टाइप ऑफ डिफेंस। ये किसी भी स्किन हो गई सबके लिए बराबर है, नॉन स्पेसिफिक है। प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ, कब से आ जाती है, टाइम ऑफ बर्थ से आ जाती है इननेट इम्यूनिटी। प्रोवाइड करती है डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एंटीजन टू आवर बॉडी। इननेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर। इननेट इम्यूनिटी के 4 तरह के बैरियर पाए जाते हैं। उनमें पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में आपका आता है स्किन, मेन बैरियर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। दूसरा आता है म्यूकस, फिजिकल बैरियर के अंदर ही म्यूकस कोजिंग ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यूरोजेनाइटल ट्रैक ऑल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग अ माइक्रो एंट्री। फिजियोलॉजिकल बैरियर पाए जाते हैं एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर फ्रॉम आई, ऑल प्रिवेंट माइक्रोब ग्रोथ, ठीक है। सेलुलर बैरियर, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट मतलब WBC इन आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PMNL, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, नेचुरल किलर टाइप ऑफ द लिम्फोसाइट इन आवर बॉडी, इन आवर ब्लड, as well as macrophage in tissue can phagocyte and destroy the microbe. साइटोकिन बैरियर, आप हम पढ़ेंगे साइटोकिन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल है, वो सिक्रीट करता है प्रोटीन को। तो एक सेल वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, वो एक प्रोटीन बनाता है, उसका नाम है इंटरफेरोन। ये इंटरफेरोन होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। ये इंटरफेरोन होते हैं, ये उस सेल के पास चले जाते हैं वहाँ पे वायरस नहीं पहुँचा अभी।
इन्फेक्ट कर उसे प्रोटेक्ट करते हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। ये इंटरफेरॉन होते हैं वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं, ध्यान रखना बैक्टीरियल नहीं वायरल। ये आपके स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी दे रखा है, ठीक है। ये आपकी दो हैवी चेन होती हैं, एक ये एक ये दो लाइट चेन होती हैं, ये ठीक है। तो हैवी चेन होती हैं, दो लाइट चेन होती हैं, ठीक है। ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है। तो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होता है, उसका फॉर्मूला आता है H2। H किसको दिखा रहा है, हैवी चेन को दिखा रहा है, L दिखा रहा है लाइट को। और यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं ये एंटीजन बाइंडिंग साइड होती है, और ये एंटीजन बाइंडिंग साइड इधर भी है। ये ना एंटीबॉडी रिप्रेजेंट एज अ H2L2। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो पैथोजन स्पेसिफिक होती है, करेक्टराइज बाय मेमोरी। ये मेमोरी से करेक्टराइज होती है, बॉडी मेमोरी रखती है बना के अपने पास किसी भी फॉरेन पैथोजन को मारने के लिए, अगर वो एक बार आ चुका है तो। मीन्स when over the body encounter the pathogen for the first time, it produces a response called a primary response which is the slow intensity। ये कह रहे हैं, इसका मतलब है कि द बॉडी एनकाउंटर करती है पैथोजन जिंदगी में पहली बार, ये प्रोड्यूस करती है रेस्पॉन्स, उसे कहते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स निकालती है वो बॉडी को, तब पहली बार किसी को मारने की कोशिश करती है तो बहुत टाइम लगता है, वो लो इंटेंसिटी का होता है। जैसे कोरोना था, कोरोना को 14 दिन लग रहे थे, आपको क्वारंटाइन हो रहे थे आप, 14 दिन तक आपकी बॉडी लड़ रही थी उससे, लो इंटेंसिटी का था ये। प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है, तो पहली बार बॉडी किसी को मारने चलती है तो प्राइमरी रेस्पॉन्स दिखाती है, वो बहुत टाइम ले जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एनकाउंटर विद द सेम, अब तब दूसरी बार वो पैथोजन आएगा ज़िंदगी में, एक बार बॉडी से लड़ चुका है वो, बॉडी उससे लड़ चुकी है, तो दूसरी बार आएगा वो तो बॉडी से बहुत ही कम टाइम में मार देगी। सिक्वेंशियल एनकाउंटर विद द सेम टाइम पैथोजन इम्प्लिक हाई इंटेंसिटी दिखाएगी, तब सेकंड टाइम आएगा वो सेकेंडरी रेस्पॉन्स। वो सेकेंडरी रेस्पॉन्स होता है तो पैथोजन दोबारा आता है बॉडी के अंदर, और बॉडी उसके खिलाफ रेस्पॉन्स दिखाती है, उसे कहते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स। उसका दूसरा नाम है एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स, एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स। बॉडी अपीयर टू हैव अ मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, बॉडी के पास तब सेकेंड एनकाउंटर हो रहा होता है तो फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी होती है। सेकेंडरी एंड प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। ये दो स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट होते हैं, वो ये कराते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स, वो होते हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट ये प्रोवाइड करते हैं आर्मी ऑफ द प्रोटीन इन रेस्पॉन्स टू पैथोजन इन आवर बॉडी टू फाइट विद दैम, दीज प्रोटीन कॉल एंटीबायोटिक। बी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, एक तरह से एंटीबॉडीज होते हैं, ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी होते हैं, प्रोटीन की आर्मी होती है एक तरह से। टी लिम्फोसाइट ये डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी थी, कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाते, ये पर हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट की एंटीबॉडीज़ बनाने में। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ मॉलिक्यूल भी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था एंटीबॉडीज़ मॉलिक्यूल का, अब आप देख लीजिए क्या होती है। 4 पेप्टाइड चेन होती है, 2 स्मॉल चेन्स होती हैं, उन्हें लाइट चेन कहते हैं, और 2 बड़ी चेन होती है, उन्हें हैवी चेन कहते हैं। रिप्रेजेंट होता है एंटीबॉडीज़ का मॉलिक्यूल H2L2 से। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी बनाती है, जैसे कि IgA, IgM, IgE, IgG, ये रखी हैं सारी। एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स होता है, वो हमारी बॉडी एक्वायर्ड करती है ज़िंदगी में, वो 2 तरीके का होता है। एक का होता है ह्यूमोरल एंटीबॉडीज़ मेडिएटेड रेस्पॉन्स, ह्यूमोरल एंटीबॉडीज़ मेडिएटेड रेस्पॉन्स, और कहते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं उसे, सेल इमीडिएट रेस्पॉन्स भी कहते हैं, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। ह्यूमोरल और एंटीबॉडी इमीडिएट पढ़ने वाले हैं रेस्पॉन्स, पहला वाला, ये दूसरा वाला था सेल इमीडिएट रेस्पॉन्स, और सेल इमीडिएट इम्यूनिटी ये दूसरा वाला है। अभी हम पहला वाला पढ़ रहे हैं। ह्यूमोरल एंटीबॉडी इमीडिएट रेस्पॉन्स ही क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप है। इसमें क्या होता है, रेस्पॉन्स इज कॉल्ड ह्यूमोरल। यहाँ पे ह्यूमोरल वर्ड क्यों आया है, बिकॉज इम्यून रेस्पॉन्स ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स क्यों कहा गया इसके, इसे कहा गया बिकॉज एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म्ड इन ब्लड, एंटीबॉडीज़ ब्लड में बन रही हैं इसलिए कहा गया है।
इन रेस्पॉन्स ये कौन कराता है रेस्पॉन्स? एंटीबॉडीज़ कराती हैं। ह्यूमोरल और एंटीबॉडी इमीडिएट रेस्पॉन्स एंटीबॉडीज़ कराएंगी, ठीक है। और सेल इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है, ये इम्यून रेस्पॉन्स होता है, मेडिएटेड होता है बाय टी लिम्फोसाइट। सेल इमीडिएट रेस्पॉन्स टी लिम्फोसाइट कराते हैं, सेल इमीडिएट रेस्पॉन्स टी लिम्फोसाइट कराते हैं, टी सेल। बॉडी कैन डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड सेल इमीडिएट इम्यूनिटी कॉज ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है ना। बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएट कर देती है सेल, ये हमारे अब आपकी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म घुस के आ गया और आपका भी सेल है, तो बॉडी देखती है ये अपना है या पराया है, ये कौन करेगा? सेल इमीडिएट रेस्पॉन्स करता है, टी लिम्फोसाइट करता है अपना पराया में भेद। बॉडी डिफ्रेंशिएट कर सकती है ये सेल्फ है, ये हमारा है, और ये नहीं है, ये हमारा नहीं है। और इसी वजह से सेल इमीडिएट इम्यूनिटी की वजह से ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ऑर्गन फेल हो जाते हैं। बॉडी को पता लग जाता है कि हमारा ऑर्गन नहीं है ये, इसलिए ऑर्गन रिजेक्ट हो जाते हैं, इसे कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर द अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट। Thus, after this patient have to take immunosuppressant all the life। तो पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है, पेशेंट किसी और का ऑर्गन ले लेता है, तो उसे तमाम ज़िंदगी इम्यूनोसप्रेशन खाने पड़ते हैं, वो इम्यूनिटीज़ को कम करें, क्योंकि अगर इम्यूनिटी ज़्यादा होगी तो इम्यूनिटी पकड़ लेगी, टी लिम्फोसाइट पकड़ लेंगे, ये हमारा ऑर्गन नहीं है, ये किसी और का ऑर्गन है, उसे ख़त्म कर देंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की होती है, अलग तरीके से देखा जाए तो, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। वो अलग क्लासिफिकेशन थी, ह्यूमोरल और सेल इमीडिएट, यह अलग क्लासिफिकेशन है। एक्टिव में होता है नेचुरल आर्टिफिशियल, पैसिव में भी होता है नेचुरल आर्टिफिशियल। एक्टिव इम्यूनिटी होती क्या है? ये होती इम्यूनिटी इन विच बॉडी एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन होस्ट बॉडी व्हेन द होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग और डेड माइक्रोब और प्रोटीन। ये कह रहे थे, आप बच्चे थे, आपको ज़िंदगी में पहली बार बुखार हुआ था, आपने अपने आप ही उसकी दवाई बनाई, बस आपकी बॉडी ने खुद ही उससे लड़के बुखार सही करा, ये कहलाएगी एक्टिव इम्यूनिटी। ये स्लो प्रोसेस होता है पर इफेक्टिव प्रोसेस होता है। ये दो तरीके से देखा जाएगा यहाँ पे। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन बाय माइक्रोब, तो आपको नेचुरली इन्फेक्शन होगा माइक्रोब से, तो कहलाएगी आपकी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगी? डेवलप बाय द इंजेक्शन माइक्रोब लिबर्टी टू ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन। तब आप वैक्सीन लगवाते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या दिया जाता है? इंजेक्ट करा जाता है माइक्रोब्स को, जो कि क्या है आपके, वो ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचाएंगे, आपको हार्म भी नहीं पहुँचाते, पर वो आपकी बॉडी तो लड़ती है ना, इसलिए यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी आई है। आर्टिफिशियल है क्योंकि हम करवा रहे हैं उसमें, हम एंटीबॉडी खुद बनवा रहे हैं उससे, एक तरह से जानबूझ के। ये आर्टिफिशियल वर्ड आ गया यहाँ पे। इम्यूनाइजेशन में कौन सी कहलाती है? मतलब टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी। पैसिव इम्यूनिटी रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू बॉडी। जैसे आप दवाई खाते हैं बुखार की, उसमें क्या होता है? रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो हम डायरेक्टली ले लेते हैं बॉडी के अंदर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे नेचुरल, अब हम नेचुरल वाली पढ़ने वाले हैं। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, वो नेचर खुद देता है पैसिव इम्यूनिटी। जैसे एंटीबॉडीज होते हैं IgA, वो मदर से प्लासेंटा से आती है फीटस के पास, तब फीटस मदर के अंदर होता है, तो वहाँ पे प्लासेंटा से मदर से एंटीबॉडीज निकलती हैं, कौन सी? IgG। ये नाम ध्यान रखना, प्लासेंटा से कौन सी जाती है बेबी के पास? IgG जाती है, एंटीबॉडी फ्रॉम मदर प्लासेंटा फीटस। एंटीबॉडीज IgA इन कोलोस्ट्रम से इन फैट्स पे जाती है, ठीक है। कोलोस्ट्रम से आता है दूध था शुरुआत के दिनों का माँ का, वो इन्फेक्ट पीता है। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी एंटी टेटनस सेरम, ठीक है। मतलब आपको ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी वो आपको इतनी जल्दी देनी है कि एकदम ही आर्टिफिशियली देनी है कि अभी मुझे इलाज चाहिए जल्द से जल्द। तो आप दवाई खाते हैं मेडिकल स्टोर से लाके, मतलब डॉक्टर से लाके, वो आपको आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी दे रहा है इस तरह से।
इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, वैक्सीनेशन कह गए सब। ये बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये किसके ऊपर चल रहा है? आपको टी वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्यों लगवा रहे हैं? क्योंकि वो डिसाम माइक्रोब्स है, पर वो असली पैथोजेनिक फॉर्म में आपको बाहर मिलेगा आपकी बॉडी के अंदर, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ memory of immune system. In this preparation of vaccine, antigen protein of pathogen or inactive pathogen is induced in our body. ये कह रहे थे वैक्सीनेशन होती है तो वैक्सीन प्रिपेयर करी जाती है, प्रिपरेशन करी जाती है वैक्सीन की। एंटीजन का प्रोटीन होता है पैथोजन का, उसे इनएक्टिव पैथोजन में बना दिया जाता है, ठीक है ना, और इंड्यूस करा जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और रिजल्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडी। पर उसके खिलाफ फिर एंटीबॉडीज बनेगी, वो डिसाम आप कर दो ड्यूरिंग तब वो असलियत में आएगा कोई पैथोजेनिक इसी तरह का, तो आपकी बॉडी के पास एंथोजेनिक एंटीबॉडीज बनी हुई होगी, वो उससे लड़ के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। वैक्सीन ऑल्सो जनरेट अ मेमोरी ऑफ बी और टी सेल। वैक्सीन होती है जनरेट करती है मेमोरी ऑफ बी और टी सेल डेट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली। वो उस वजह से पैथोजन जब आएगा आपकी बॉडी में क्विकली रिकॉग्नाइज कर लेंगे उसे। जैसे पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, डिप्थीरिया वैक्सीन, BPT वैक्सीन। डिप्थीरिया वैक्सीन तो पता नहीं है भी नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखा, डिप्थीरिया वैक्सीन नहीं लिखा, हो भी सकती है, पता नहीं। वैक्सीन आर प्रोड्यूस यूजिंग DNA रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। जो वैक्सीन जो कि बनी है DNA रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी से, उसका एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। वैक्सीन जो कि बनी है DNA रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, हेपेटाइटिस की बी वैक्सीन बनी है DNA रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए फ्रॉम ईस्ट से बनी है। It is a direct injection of preformed antibodies or antitoxin. It required a quick response. Example, immunization against tetanus and snake venom. Allergy symptom. एलर्जी के क्या सिम्टम होते हैं? स्नीजिंग होती है, वाटरिंग आई होती है, रनिंग नोज होती है, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग होती है, वीजिंग होती है, स्किन रैशेज होते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज ऑफ एलर्जी क्या होता है? पेशेंट इन एक्सपोज और एलर्जी होती क्यों है? एलर्जी होती इसलिए कि पेशेंट ने आज तक कभी भी, तब बचपन से क्या होते हैं, बच्चे घर के अंदर रहते हैं, इन्हें बाहर नहीं निकाला जाता, तभी पहली बार बाहर निकलते हैं, ये पहली बार एक्सपोज करते हैं एनवायरनमेंट को, इन्हें अजीब से पैथोजन दिखते हैं, तो इनकी बॉडी थोड़ी सी पागल सी हो जाती है और उल्टे सीधे रेस्पॉन्स दिखाने लग जाती है, उसकी वजह से एलर्जी हो जाती है। और बचपन से इन्हें फेस करते हुए आते हैं तो इन्हें एलर्जी नहीं होती, इनके बॉडी रेस्पॉन्स सही काम करता। तो ये एलर्जी पेशेंट तब एक्सपोज करता है और इंजेक्टेड करता है विद अ वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलिजेंट्स वो होते हैं एलर्जी करते हैं, आर रिएक्टेड स्टडीज। ये क्या होता है? एलर्जी एग्रेसिड रेस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम, एग्रेसिड रेस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का। सम एंटीजन सीन इन आर बॉडी। एलर्जेंस क्या होते हैं? सब्सटेंस कॉल एलर्जी, माइंड्स इन डट, पोलन, एनिमल डेंडर और फंस। एंटीबॉडीज़ होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं अगेंस्ट द एलर्जेंस, तब एलर्जेंस आते हैं एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, वो हैं आपकी IgE टाइप। एलर्जी इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल। अब क्या होता है? एलर्जी होती क्यों है? अब आपकी बॉडी को पता नहीं क्या करना है, आपकी बॉडी ने उल्टी सीधी मिसाइलें चला दी, आपकी इम्यूनिटी ने उल्टी सीधी मिसाइलें चला दी आपकी बॉडी के अंदर। उसमें क्या हुआ? केमिकल रिलीज़ हो गए, हिस्टामिन, सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। कौन से सेल से रिलीज़ हुए? मास्ट सेल से रिलीज़ हो गए, उसकी वजह से आपको एलर्जी आने लग गई। एलर्जी में क्या होगा? आप सिम्टम बताए तो सारे सिम्टम आएंगे, कुछ होता है, किसी में कुछ ही आए। ट्रीटमेंट ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एडेनाइल स्टेरॉइड आर क्विकली रिड्यूस करते हैं सिम्टम ऑफ एलर्जी। एलर्जी के सिम्टम होते हैं क्विकली कम हो जाते हैं अगर आप लेते हैं एडेनाइल, एंटीहिस्टामिन, स्टेरॉइड। अस्थमा इज रेस्पिरेटरी डिसीज ड्यू टू एलर्जी। अस्थमा भी एक एलर्जी है और रेस्पिरेटरी डिसीज है ड्यू टू एलर्जी। मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल रिजल्ट इन द लोअरिंग ऑफ द इम्यूनिटी एंड द मोर सेंसिटिव टू एलर्जेंस। मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल में आप देख रहे हैं कि रिजल्ट आ रहा है कि लोअर हो रही है इम्यूनिटी लोगों की,
मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल में आप घर में रहते हैं, बाहर जाते ही नहीं जा रहा, और ये बॉडी मोर सेंसिटिव होती चली जा रही है एलर्जेंस के प्रति, क्योंकि बॉडी ने कभी एलर्जन देखे ही नहीं सही से। तब बाहर ही निकलोगे तब सेंसिटिव है बॉडी है, तो एकदम लड़ाई चालू कर देगी बॉडी। मैनी चिल्ड्रन in metro cities suffer from the allergies and asthma due to sensitivity to environment. This is due to the protective environment provided in early life. ये एलर्जी हो ही क्यों रही है? क्योंकि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया गया अर्ली लाइफ में। ऑटोइम्यून डिसीज in higher vertebrates, memory-based acquired immunity evolved based on the ability to differentiate the foreign organ from self and non-self. देखिए ये हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके पास मेमोरी होती है, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी पाई जाती है, वो बेस्ड ऑन होती है एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट अ फॉरेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल। ठीक है, अब हमारी इम्यूनिटी होती है ना, उसके बाद एबिलिटी होती है कुछ हायर वर्टिब्रेट्स, जैसे कि हम हो गए। हायर वर्टिब्रेट्स के बाद ताकत होती है कि फॉरेन एक मॉलिक्यूल, वो बॉडी ने बनाया मॉलिक्यूल है, एक फॉरेन मॉलिक्यूल है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल क्यों ना हो, उससे और अपने प्राय में फ़र्क कर सकती है। उसे पता है कि कौन सा प्रोटीन हमने बनाया, हमारी बॉडी ने बनाया है, कौन सा बाहर से आया है। उसके बाद इतनी ताकत है, इतनी एबिलिटी है कि वो फॉरेन मॉलिक्यूल से बना हुआ और अपने में भी फ़र्क कर लेगी। ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है क्या? ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम आपको ही मानने लग जाता है। ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम आपको मानने लग जाता है। अभी क्या कर रहा था, इम्यून सिस्टम को पता था कि मेरा कौन सा सेल है इसका और पराया कौन सा सेल है, वो हमारा सेल नहीं है बॉडी का, इम्यून सिस्टम उसे मारता था। अब इम्यून सिस्टम की एबिलिटी गड़बड़ हो जाती है कि इम्यून सिस्टम अपने ही सेल को मारने लग जाता है। ड्यू टू जेनेटिक मामला पड़ जाता है कुछ, एंड अदर अननोन रीजन, और कुछ रीजन को पता भी नहीं क्यों होता है ये। बॉडी अटैक करती है सेल पे, रिजल्ट इन अ डैमेज टू बॉडी एंड इट्स कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें क्या रिजल्ट क्या निकला, बॉडी को खुद ने डैमेज कर दिया एक तरह से। एग्जाम्पल दे रखा है ऑटो इम्यून डिजीज का, रेमेटोइड अर्थराइटिस एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून डिजीज का। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम होता है मेन। एड्स में क्या होता है, इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। ये एक्वायर्ड होती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल, इंडिकेटिंग इट इज़ नॉट कॉन्जेनिटल डिसीज। कॉन्जेनिटल डिसीज होती है माँ से, मतलब खानदानी आ रही होती है, ऐसी कोई डिसीज़ नहीं है एड्स। एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड, एड्स रिपोर्ट हुई थी पहली बार 1981 में। लास्ट 25 साल में इसने 25 मिलियन पर्सन को मार दिया है एड्स ने। एड्स कॉज बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस होता है, वो कॉज करता है एड्स। HIV वायरस, नंबर ऑफ द रेट्रोवायरस। HIV वायरस क्या है, रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस कौन से वायरस होते हैं, जिनके पास उनका DNA, जिनके पास अपना जीनोम होता है वो RNA का बना हुआ होता है, उन्हें कहते हैं रेट्रोवायरस। जिनके पास RNA का जीनोम होता है, RNA होता है जेनेटिक मटेरियल के नाम पे। एड्स कैसे फैलती है, ट्रांसफर कैसे होती है, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। कोई इन्फेक्टेड पर्सन था, आपने उससे सेक्सुअल कांटेक्ट कर लिया, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल एज इन केस ऑफ ड्रग्स एब्यूज़। तब ड्रग्स एब्यूज़ होती है तो ड्रग कोई बच्चे ड्रग्स लेते रहते हैं, दूसरे को भी उसी नीडल से ड्रग्स दे देते हैं वो, तो ऐसे फैल जाती है उसमें बीमारी है। मोस्ट इन्फेक्टेड मदर, ठीक है, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा। HIV और एड्स इज़ नॉट स्प्रेड बाय द मेयर टच। आप फिजिकली टच कर रहे हैं किसी को, इससे HIV और एड्स नहीं लगती, ये लगती हैं थ्रू बॉडी फ्लूइड। तब कोई इन्फेक्टेड पर्सन की कोई बॉडी फ्लूइड, इन्फेक्टेड पर्सन का बॉडी फ्लूइड किसी भी नॉर्मल पर्सन के अंदर जाएगा तो ही होगा ये। एड्स इन्फेक्टेड पर्सन फिजिकली और साइकोलॉजिकली वेलबीन होता है एड्स का। इसे आइसोलेट नहीं करना चाहिए फैमिली से और सोसाइटी से। देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन और अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम। इस टाइमलेस होता है, आपको किसी को मान लीजिए एड्स की बीमारी आज लगी, उसका एड्स का वायरस आज गया उसकी बॉडी के अंदर, तो ये इसके बीच में टाइम लैग होगा कि होता है 10 साल बाद उसमें एड्स के सिम्टम आने चालू हैं, तब तक वो वायरस अपनी पूरी जड़ें बना चुका होगा उसकी बॉडी में। ऑलवेज टाइम लैग होता है बिटवीन इन्फेक्शन और द अपीयरेंस ऑफ एड्स।
द टाइम पीरियड में वेरी कर सकता है फ्रॉम मंथ टू ईयर, यूजुअली 5 से 10 साल का टाइम होता है। HIV होता है, HIV एंटर करता है बॉडी के अंदर, उसके बाद HIV मैक्रोफेजेस के अंदर एंट्री करता है, मैक्रोफेजेस बन जाते हैं HIV की फैक्ट्री, मतलब HIV मैक्रोफेजेस में डिवाइड करते हैं। मैक्रोफेजेस होते क्या हैं? WBC होते हैं। RNA वायरस एप्लीकेट टू फॉर्म अ वायरल DNA, और वायरस का RNA होता है वो किस में बदल जाता है? वायरल DNA बदल जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स क्रिप्टेज। वायरल DNA इंकॉर्पोरेट हो जाता है, जुड़ जाता है फिर होस्ट DNA के साथ। इन्फेक्टेड सेल होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वायरल पार्टिकल। HIV एंटर हो जाता है फिर T हेल्पर सेल में। असल में HIV यहाँ पे भी उसी टाइम एंटर हुआ है तब यहाँ हुआ। HIV एंटर हो गया T हेल्पर सेल में, रेप्लिकेट करके वायरस अपनी वायरस प्रोगेनी बना ली, अटैक करे ना अदर T सेल में, और T सेल डिक्रीज हो गई, इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई। HIV अफेक्ट during this period a person suffer from fever, diarrhea, weight loss। ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी T सेल्स कम हो गए हैं HIV में। ही मे बी इन्फेक्टेड विद माइक्रोबैक्टीरियम, वायरस, फंगाई, पैरासाइट लाइक टोपोप्लाज्म। तब HIV में क्या होता है? इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ गई, तो बहुत सारी बीमारियाँ लग सकती हैं अभी से साथ में। डायग्नोस मतलब पता कैसे लगाएं HIV हो गया है, ये डायग्नोस का मतलब पता लगाना, टेस्ट होना। एलिजा टेस्ट है, ये पता लगाता है HIV का। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट एसे। ट्रीटमेंट क्या है HIV का? विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इज ओनली पार्शियल अफेक्टिव, ये पार्शियली अफेक्टिव होता है, पूरा भी अफेक्टेड नहीं होता। असल में HIV का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। अ पर्सन कैन प्रोलॉन्ग लाइफ ऑफ देयर पेशेंट, पूरी ज़िंदगी पेशेंट को ही खानी पड़ेंगे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, ये पार्शियली अफेक्टेड होगा वे। प्रिवेंशन क्या होता है HIV को रोकने के लिए? एजुकेट करो पीपल अबाउट HIV, यूज़ ऑफ डिस्पोजल नीडल, सीरिंग, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडम्स, मेकिंग ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV, रेगुलर चेकअप फॉर HIV, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, कंट्रोल द ड्रग्स एब्यूज। इन आवर कंट्री नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है नाको, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एंड अदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs कहते हैं उसे, आर डूइंग अ लॉट ऑफ एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। एड्स हैज़ नो क्योर, इसका कोई क्योर नहीं होता, पर प्रिवेंशन ही होती है इसकी बेस्ट क्योर। प्रिवेंशन इज़ अ बेस्ट क्योर HIV के केस में। कैंसर होती है ये वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडफुल डिसीज़ है, वो ह्यूमन भी धमकी है एक तरह से, ठीक है ना। ड्रेडफुल और ड्रामनी भी है, किसके लिए? ह्यूमंस के लिए। डेवलपमेंट ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। तब किसी सेल के अंदर कैंसर होता है तो उसे हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। इन ह्यूमन बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड। इंसानों की बॉडी के अंदर सेल की ग्रोथ होती है और डिफरेंशिएशन होती है, हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड होती है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, नॉर्मल सेल होते हैं शो करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। इसमें क्या होता है? एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये वाला सेल है, इसको इसने भी कॉन्टैक्ट में रखा है, पहले वाले ने भी कॉन्टैक्ट में रखा है, दूसरे वाले ने भी रखा है तीसरे वाले सेल को, ठीक है। अब ये इधर से बढ़ने की कोशिश करेगा तो ये रोक देगा, और इधर से बढ़ने की कोशिश करेगा तो ये रोक देगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नॉर्मल सेल show a property called contact inhibition by the virtue of which contact with the other cell inhibit the uncontrolled growth को रोक देते हैं, तो कॉन्टैक्ट होता है अनदर सेल से। इस प्रॉपर्टी का नाम है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कैंसर सेल लॉस कर देते हैं प्रॉपर्टी। कैंसर को सेल होते हैं उनके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। ट्यूमर क्या होता है? कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यूसली डिवाइड एंड गिव राइज टू मास ऑफ सेल, उस ट्यूमर कहते हैं। कैंसर के सेल होते हैं वो डिवाइड कर करके एक गोश्त का टुकड़ा सा बना देते हैं, मास ऑफ सेल बना देते हैं, उसे कहते हैं हम ट्यूमर। यहाँ पे दो टाइप के ट्यूमर होते हैं, तो बनाइन ट्यूमर होते हैं, बिनाइन ट्यूमर
एक होता है मलिग्नेंट ट्यूमर, एक का नाम है बेनाइन ट्यूमर, एक का नाम है मलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है? कन्फर्ट टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन। मान लीजिए किसी को दाना हो गया, दाना दाना अलग चीज़ है, किसी का ट्यूमर हुआ एक ही जगह पे वो स्थिर हो गया, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। जैसे कि आप किसी का हाथ है, हाथ के ऊपर ट्यूमर आ गया यहाँ पे, तो ये बेनाइन ट्यूमर है। ये बेनाइन ट्यूमर एक जगह पे रह जाता है, ओरिजिन पे रहता है, वहाँ पे जो पैदा हुआ था वहीं पे रहता है और कहीं ट्रांसफ़र नहीं होता। ये डोंट स्प्रेड टू अदर पार्ट, ये अदर पार्ट पर नहीं जाता बेनाइन ट्यूमर। ये थोड़ा सा डैमेज पहुँचाता है बॉडी को, लगभग लिटिल डैमेज होता है वो पहुँचाता है बेनाइन ट्यूमर। और दूसरा ट्यूमर होता है मलिग्नेंट ट्यूमर। ये इसमें क्या होता है? मास प्रोलिफरेट करता है सेल, उसे ट्यूमर का दूसरा नाम होता है न्यूप्लास्टिक सेल। ट्यूमर सेल के दूसरा नाम है न्यूप्लास्टिक सेल, उसे मास और प्रोलिफरेटिंग सेल भी कह देते हैं। डेट ग्रो रैपिडली इन्वेट करते हैं, डैमेज करते हैं सराउंडिंग सेल को। ट्यूमर सेल होते हैं वो ग्रो करते हैं और सराउंडिंग सेल होते हैं उन्हें डैमेज करते हैं, क्योंकि सराउंडिंग सेल है उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ जाता है खाने के लिए। ड्यू टू द एक्टिव रीजन एंड द ग्रोथ दे स्टार नॉर्मल सेल भूखा मरने चालू हो जाते हैं, स्टार होने चालू हो जाते हैं बाय द कॉम्पिटेटिंग फॉर न्यूट्रिएंट्स। सेल्स फ्लोट, वो गोश्त का सेल का टुकड़ा है ट्यूमर वाले सेल का, फ्रॉम ट्यूमर रीच द अदर साइड, ये खून से बह के अदर साइड में पहुंच गया। मान लीजिए किसी का हाथ में ट्यूमर हुआ और ये खून से बह के ब्रेन में पहुंच गया ट्यूमर, वी हुआ था ब्लड, और वहाँ पे नया ट्यूमर बना देगा ब्रेन में भी, फिर ये ऐसे कहीं भी बना देगा। ये प्रॉपर्टी का नाम है मेटास्टेटिस नाम है इस प्रॉपर्टी का। कार्सिनोजन क्या होते हैं? द कैंसर कॉजिंग एजेंट को कार्सिनोजन कहते हैं। कार्सिनोजन 3 तरह के होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। कार्सिनोजन 3 तरह के होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल कार्सिनोजन कौन से होते हैं? फिजिकल एजेंट में कौन से आएंगे? आयोनाइजेशन रेडिएशन, जैसे कि एक्सरे और गामा रेज। आयोनाइजेशन रेडिएशन वाली कौन सी हैं? एक्स रेज एंड गामा रेज। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज। केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं टोबैको स्मोक, मेजर कॉज ऑफ लंग्स कैंसर, विनाइल क्लोराइड, कैफीन, निकोटीन, मस्टर्ड गैस। बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं जैसे कि ऑन्कोजेनिक वायरसेस, कैंसर कॉजिंग वायरस है, सेलुलर ऑन्कोजन और प्रोटोऑन्कोजन एट्सेट्रा, वेयर द सेल ये ऑन्कोजेनिक इन अ नॉर्मल सेल, ये ऑन्कोजेनिक जीन होता है नॉर्मल सेल में, एक्टिवेटेड एंड बिकम ऑन्कोजेनिक सेल। ये देखा है, व्हेन सी ऑन्कोन इन नॉर्मल सेल इज एक्टिवेटेड द सेल बिकम ऑन्कोजेनिक। ये ऑन्कोजेनिक जीन तब नॉर्मल सेल में क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा, तो सेल कैसा बन जाएगा? ऑन्कोजेनिक, मतलब कैंसरस। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोज, कैंसर को डिटेक्ट कैसे करें, डायग्नोज मतलब डिटेक्शन मतलब डिटेक्ट करना, डायग्नोज मतलब टेस्ट कैसे करें कैंसर है नहीं है। बायोप्सी, पेरी टेक्निक, इमेजिंग टेक्निक्स, यूज ऑफ एंटीबायोटिक, मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक। ये 4 तरीके हैं, बायोप्सी, इमेजिंग टेक्निक, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक। बायोप्सी पढ़ते हैं पहले हम। इसमें क्या होता है? थिन पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, आपको वहाँ पे लग रहा है वहाँ पे कैंसर है, उसका थिन पीस लो, उसे स्टेन करो, स्टेन करना है उसे, फिर माइक्रोस्कोप में देखो। इसे कहते हैं हिपैटोपैथोलॉजिकल स्टडी। मतलब हिपैटोपैथोलॉजिकल स्टडी मतलब टिश्यू की स्टडी। इन केस ऑफ लिकोमिया के केस में क्या होता है? बायोप्सी। लिकोमिया होता है आपका ब्लड का कैंसर, ब्लड कैंसर को कहते हैं लिकोमिया। बायोप्सी एंड द हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट होती है इसमें फॉर इंक्रीज सेल काउंट। इमेजिंग टेक्निक्स पा गए हम, इसमें पहली आती है रेडियोग्राफी, इसमें एक्सरेज का यूज़ होता है, और फिर दूसरी आती है CT स्कैन, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, इसमें यूज़ होता है एक्सरेज टू जनरेट 3D इमेज। MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यूज़ होता है मैग्नेटिक फील्ड में, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में, टू डिटेक्ट द पैथोलॉजिकल एंड द फिजियोलॉजिकल चेंज। यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक करते हैं अगेंस्ट द कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन,
ठीक है, किसके लिए अगेंस्ट में यूज़ करते हैं? कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। मान लीजिए कोई एंटीजन वो कैंसर करता है, हम उसको एंटीबायोटिक वो ठीक है ना, वो कैंसर करता है उसके खिलाफ हम एंटीबायोटिक दे देंगे। इसमें मॉलिकुलर बायोलॉजिकल टेक्निक टू डिटेक्ट द कैंसर रिलीज जीन, क्या करेंगे? ये डिटेक्ट करेंगे कैंसर रिलेटेड जीन को। सच इंडिविजुअल शुड बी अवॉइड कार्सिनोजन। कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है? रेडियोथेरेपी होती है। ट्यूमर सेल आर रेडिएट, ट्यूमर सेल पे क्या होती है? रेडिएशन डाली जाती है, उससे उन्हें मारा जाता है, रेडिएट करा जाता है, रेडिएशन से मारा जाता है ट्यूमर सेल को लीथली विदाउट डैमेजिंग द सराउंडिंग सेल। वो सही सेल है ट्यूमर सेल के बगल में, उन्हें बचा के। कीमोथेरेपी, यूज़ ऑफ द कीमोथेरेप्यूटिक्स ड्रग्स, इनमें क्या यूज़ होता है? कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स का यूज़ होता है। मैनी ड्रग्स हैव द साइड इफेक्ट, और ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं इसमें, जैसे कि हेयर लॉस हो जाना, एनीमिया हो जाना। इम्यूनोथेरेपी, पेशेंट को दिया जाता है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, पेशेंट को दिया जाता है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। उसका एग्जांपल दे रखा है अल्फा इंटरफेरोन विच एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर। चौथा वाला है सर्जरी, तब ठीक है, तो चौथा सर्जरी है। अब यहाँ पे सर्जरी को हटाओ। अब ये कह रहे हैं मोर कैंसर आर ट्रीटेड, ज़्यादातर कैंसर होते हैं ट्रीट करे जाते हैं कॉम्बिनेशन से। सर्जरी भी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी भी होती है। ड्रग्स पे आ गए हम, ठीक है। कॉमनली एब्यूज ड्रग, मतलब वो उनके लिए जाते हैं, उनका नशा करा जाता है कॉमनली पब्लिक में, वो गैर कानूनी तौर पे। वो हैं आपके ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स। ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स। ओपियोइड्स दे बाइंड टू a specific opioid receptor in central nervous system and gastrointestinal tract। ओपियोइड होते हैं बाइंड करते हैं स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं, उनसे साथ ही ये रिसेप्टर कहाँ होते हैं? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होते हैं। ओपियोइड के एग्जाम्पल दे रखे हैं मॉर्फिन, हीरोइन, ब्राउन शुगर। मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेस ऑफ पॉपी प्लांट। कहाँ से निकाली गई है मॉर्फिन? लेटेस ऑफ पॉपी प्लांट से मिलती है, उसका पूरा नाम है पापाया और सोमनीफेरोन। मॉर्फिन सेडेटिव होती है और पेन किलर होती है। सेडेटिव मतलब अगर दो तरह के होते हैं, या तो जगाने वाला, सुलाने वाला, एक तरह से सुलाने वाला जैसा है, ठीक है। मॉर्फिन की होती है सेडेटिव होती है और पेन किलर होती है। यूज़ फॉर द सर्जरी में यूज़ करते हैं मॉर्फिन को। हीरोइन ऑल्सो कॉल्ड स्मैक और डायएसिटाइल मॉर्फिन। हीरोइन का दूसरा नाम होता है स्मैक और डायएसिटाइल मॉर्फिन। हीरोइन वाइट कलर की होती है, ऑर्डरलेस होती है, कोई भी खुशबू नहीं होती इसमें। बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होती है, बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होती है। हीरोइन ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। हीरोइन कैसे ऑब्टेन होती है? हम एसिटाइलेशन करते हैं मॉर्फिन का, तो हीरोइन मिल जाती है हमें। हीरोइन इज टेकन बाय स्नॉटिंग। हीरोइन को लोग लेते कैसे अपने अंदर? स्नॉटिंग मतलब नाक से एकदम खींच के ले गए, ठीक है ना। और ये हो गया इंजेक्शन के तौर पे लेते हैं। हीरोइन इज डिप्रेसेंट है और स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। डिप्रेशन मतलब नींद में ला देगी, बेहोश सा कर देगी और स्लो डाउन कर देगी बॉडी फंक्शन को। कैनाबिनॉइड दे इंटरेक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर, वो ब्रेन में पाए जाते हैं। कैनाबिनॉइड्स होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से, वो ब्रेन में पाए जाते हैं। जनरली टेकन बाय इन्हेलेशन से लेते हैं, मतलब सांस से लेते हैं, और ओरल इंजेक्शन मतलब डायरेक्ट मुंह में ले लेते हैं। द नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेंस ऑफ प्लांट। इन्फ्लोरेंस से लिया जाता है नेचुरल कैनाबिनॉइड्स होते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं? इन्फ्लोरेंस से लिए जाते हैं ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा से। कैनाबिस सटाइवा का इन्फ्लोरेंस होता है, उससे लिए जाते हैं ये नेचुरल कैनाबिनॉइड। कैनाबिस सटाइवा का दूसरा नाम क्या है? हेम्प प्लांट। वही प्लांट का नाम क्या है? कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा को क्या कहते हैं? हेम्प प्लांट कहते हैं। कैनाबिस सटाइवा हेम्प प्लांट। इट फ्लावर का टॉप हो गया, लीफ हो गई, रेसिन हो गया, यूज टू प्रोड्यूस मर्जीगुआना, हरीश, चरस, गांजा। ये अफेक्ट करते हैं कैनाबिनॉइड्स, क्या अफेक्ट करते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं कैनाबिनॉइड अफेक्ट करते हैं कार्डियोवास्कुलर
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। कैनाबिनॉइड्स आर एब्यूज बाय सम स्पोर्ट पर्सन। कैनाबिनॉइड्स एब्यूज होते हैं बाय, गलत इस्तेमाल होता है कैनाबिनॉइड्स का बाय सम स्पोर्ट पर्सन से। अब हम यहाँ पे तीसरा ड्रग्स पढ़ रहे हैं अपना, कोका एल्कोलॉइड। कोकेन भी कहते हैं इसे, कोक भी कहते हैं, क्रैक भी कहते हैं, चारों नाम हैं इसके। कोका एल्कोलॉइड को कोकेन भी कहते हैं, कोक भी कहते हैं, क्रैक भी कहते हैं। ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका। कोका एल्कोलॉइड कहाँ से मिलते हैं? कोका प्लांट से मिलते हैं, एरिथ्रोजाइलम कोका। ये इंटरफेयर करता है विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। कोकेन इज यूजुअली स्नॉटिंग, नाक से खींचा जाता है, इसे स्नॉट करा जाता है। ये स्टूमुलेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूस करे यूफोरिया प्रोड्यूस करे और इंक्रीज करते हैं एनर्जी। यूफोरिया से क्या होता है? एकदम तंदुरुस्ती से आ जाती है, एकदम चतुरता आ जाती है बॉडी के अंदर। एक्सेसिव डोज ऑफ कोकेन कॉज हेलुसिनेशन हो जाएगी अगर आप ज़्यादा अमाउंट में कोकेन ले लोगे तो। हेलुसिनेशन में क्या होता है? आपको चक्कर से आते हैं, इस तरह से रह सकता है एक आदमी नहीं 2 आदमी खड़े हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लग जाती हैं हेलुसिनेशन में। एट्रोपा बेलाडोना दतूरा, यह प्लांट है जो हेलुसिनेशन प्लांट कहते हैं, ये हेलुसिनेशन करते हैं। कौन? एट्रोपा बेलाडोना और दतूरा हेलुसिनोजन प्लांट हैं, ये हेलुसिनेशन करते हैं। ड्रग्स लाइक बारबिटूरेट, एम्फीटामीन, बेंजोडाइफिन, ये हो गए, ये यूज़ होते हैं मेडिसिन के तौर पे टू ट्रीट द मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन और इंसोमिया। कौन कौन से हो गए? बारबिटूरेट, एम्फीटामीन, बेंजोडाइफिन, ये 3 ड्रग्स हैं। इन्हें ये मेंटल इलनेस के लिए यूज़ होते हैं, मेंटल इलनेस के लिए, लाइक डिप्रेशन और इंसोमिया। बट दे आर अब्यूज रिजल्टिंग इन इम्पेयरमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन। स्मोकिंग की बात आ गई, इससे कौन नहीं जानता। टोबैको हैज़ बीन यूज बाय ह्यूमन बीन फॉर फार ओवर 400 ईयर्स। ये कह रहे हैं 400 साल से टोबैको का यूज़ होता आ रहा है इंसानों से द्वारा। ये कह रहे हैं स्मोकिंग करना, चबाना उसे और यूज़ करना एज स्नफ। ये कंटेन करता है स्मोक मैनी केमिकल सब्सटेंस लाइक, ये आपको करते हैं टोबैको हो गया, एक बहुत सारे केमिकल को कंटेन करता है, जैसे निकोटीन एंड एल्कलॉइड है, वो स्टूमुलेट करता है एडेनाइल ग्लैंड को कि रिलीज़ कर दे एडेनाइल और नॉन एडेनाइल हार्मोन को, जो कॉज करते हैं हाई ब्लड प्रेशर और हाई हार्ट रेट में मदद करते होने में। द स्मोकिंग कॉज कैंसर ऑफ लंग्स, स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो जाता है लंग्स का, यूरिनरी ब्लैडर का, थ्रोट का। कॉजिंग से एम्फीसीमा की बीमारी हो जाती है, क्रोसिंग द ब्रोंकाइटिस हो जाती है, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ हो जाती है स्मोकिंग से, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाती है स्मोकिंग से। टोबैको च्यूइंग कॉज ओरल कैंसर, आप टोबैको हो गया उसे मुंह में चबाओगे तो आपको ओरल कैंसर का खतरा है। स्मोकिंग इंक्रीज द O2 कंटेंट, स्मोकिंग की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट होता है ब्लड में बढ़ जाता है, वो रिड्यूस कर देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, इस वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहती है बॉडी में। एडोलसेंस इज अ पीरियड और द प्रोसेस ड्यूरिंग विच a child become mature in terms of his and her attitude, belief for effective participation in a society। एडोलसेंस एक एज है जिसके अंदर ये बीच की एज है, चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच की एज है एडोलसेंस। ये ब्रिज है, लिंक करता है चाइल्डहुड को अडल्टहुड को। ये आपकी इसकी एज होती है 12 से 18 साल। ये एक वनरेबल फेज होता है मेंटल डेवलपमेंट का, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का। कॉज ऑफ ड्रग्स एल्कोहल यूज इन एडोलसेंस। अगर क्यों लेते हैं ड्रग्स बच्चे, एल्कोहल का क्यों यूज़ कर लेते हैं एडोलसेंस में? बिकॉज उनमें क्यूरियोसिटी होती है, और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए उनकी वो होती है जिज्ञासा, नीड करते हैं एडवेंचर, इन्हें एडवेंचर चाहिए होता है और एक्साइटमेंट होती है, टू एस्केप द फेसिंग प्रॉब्लम। और ये इसलिए भी यूज़ करते हैं इन्हें,
ये बाहर निकल जाए, प्रॉब्लम फेस ना कर पाएँ। स्ट्रेस फ्रॉम द प्रेशर टू एक्सेल एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन, टेलीविज़न, मूवीज़, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली सपोर्ट स्ट्रक्चर, पीयर प्रेशर। अब एडिक्शन क्या होता है? एडिक्शन होता है साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाती है। एडिक्शन क्या होता है? साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, जैसे कि यूपोरिया, टेम्परी फीलिंग ऑफ वेलबींग। आपको लगता है कि तब आप ये काम करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगने लगता है, तभी आप वो काम करते हैं, इसे कहते हैं एडिक्शन। साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाती है, ये टेम्पररी फीलिंग होती है वेलबींग की, टू ड्रग्स और अल्कोहल से। विद द रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड टॉलरेंस, अगर रोज़ आप ड्रग्स लेंगे तो आज मान लीजिए आपने थोड़ा लिया, फिर 3 दिन तक थोड़े ही लेते रहे, तो आपको थोड़े ड्रग्स से मज़ा आना भी कम हो जाएगा, फिर आपको और ड्रग्स चाहिए होगा वो मज़ा वापस लाने के लिए। विद द रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग्स, टॉलरेंस लेवल होता है बॉडी का, वो लेवल रिसेप्टर का इंक्रीज़ हो जाता है। दस द रिसेप्टर रेस्पॉन्ड करेगा, तब उसकी हायर ड्रॉजी आएगी, तभी रेस्पॉन्स करेगा टू ग्रेटर इनटेक, और एडिक्शन बढ़ जाता है ऐसे। डिपेंडेंस, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मैनिफेस्ट अ करेक्टरिस्टिक और अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम ऑफ इफ द रेगुलर डोज ड्रग्स एल्कोहल एब्सोल्युटली डिसकंटिन्यूज। डिपेंडेंस एक उसको कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई आदमी ड्रग्स लेता हुआ आ रहा है बहुत लंबे टाइम से, उसे एकदम ही ड्रग्स हटा दिए गए तो उसमें बहुत सारे सिम्टम आने लग जाएंगे अलग अलग, जैसे कि ठंड, उसे कड़ी गर्मी में ठंड लगने लग जाएगी, वो पूरा लाल हो जाएगा, अजीब अजीब से सिम्टम आने लग जाएंगे उसके अंदर, इसे कहते हैं डिपेंडेंस। वो रिजल्ट होगा उसमें एंजाइटी होगी, सेकनेस होगी, नोसिया होगी, स्वेटिंग होगी। डिपेंडेंस लीड टू सोशल जजमेंट प्रॉब्लम। इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल, इफेक्ट क्या क्या होते हैं ड्रग्स के और एल्कोहल एब्यूज़ के? रेकलेस बिहेवियर हो जाएगा, वंडरलाइज हो जाएगा, वायलेंस करेगा, कोमा एंड डेथ ड्यू टू रिसेप्टर फेलर, ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलर, होता है कोमा में चला जाए, होता है डेथ हो जाए ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलर, रेस्पिरेशन फेलर हो जाए, हार्ट फेलर हो जाए, सेरेब्रल हेमरेज हो जाए। ड्रग्स मिक्स विद अल्कोहल में कॉज डेथ, आप कुछ लोग होते हैं वो ड्रग्स को अल्कोहल ड्रग्स दोनों को मिला देते हैं तो उनकी डेथ भी हो सकती है। डैमेज और नर्वस सिस्टम हो जाए, लीवर सीरियोसिस हो जाए, लीवर सीरियोसिस मतलब फैटी लीवर। मेंटल एंड सोशल डिस्ट्रेस टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, social problem like stealing and spread of infectious disease like AIDS, hepatitis B. यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल बाय द प्रेग्नेंट वूमेन, इफेक्ट करेगा उसका फीटस को भी। फीटस एल्कोहलिक सिंड्रोम हो जाए, फीटस में अगर माँ वो फीमेल है, वो ड्रग्स ले रही है, अल्कोहल पी रही है, उसके पेट में फीटस है, मतलब उसके पास फीटस है अभी, तो हो सकता है फीटस एल्कोहल सिंड्रोम हो जाए। लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव हो जाए, उसे कहते हैं न्यूरोस्पर्मिया कहते हैं लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव, सेक्स करने का मन ही ना चाहे। मिसयूज ऑफ ड्रग्स बाय एथलीट, क्या कौन से होते हैं? नारकोटिक्स होते हैं, एनाल्जेसिक्स होते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं, डाययूरेटिक होते हैं, सर्टेन हार्मोन टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ एंड द बल्क एंड प्रमोट करते हैं एग्रेसिवनेस। वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़ हो रही है एडोलसेंस में पीरियड में। ये कह रहे हैं क्या वार्निंग साइंस है कि आपको लग जाएगी वो ड्रग्स लेता है। ड्रॉप्स लगेंगे एकेडमिक्स परफॉर्मेंस में, और एब्सेंस होगा फ्रॉम स्कूल से। लैक इंटरेस्ट होगा पर्सनल हाइजीन में। विड्रॉल एंड आइसोलेशन में रहेगा। डिप्रेशन होगा, फटीग होगा, एग्रेसिवनेस होगी, रेबेलियस बिहेवियर होगा। चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट में हो जाएगा। फ्लक्चुएशन हो जाएगा वेट में, एपेटाइट्स में, एटसेट्रा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज़। डिस्टेरियस डेटिंग रिलेशन बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स से। साइड इफ़ेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एब्यूज़ वो करते हैं, अगर मेल कर रहे हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एब्यूज़ तो उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, दाने निकलेंगे, एंक आएंगे, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्प्रिंग होगा, डिप्रेशन में जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगा टेस्टिकल साइज का, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन हो जाएंगे, प्रीमैच्योर बाल्डनेस है, गंजापन आ जाएगा। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, ब्रीस एनलार्जमेंट होगा। फीमेल में क्या होगा? अगर फीमेल एनाबॉलिक स्टेरॉइड का क्या करती हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एब्यूज़ करती हैं
तो फीमेल में होगा मस्कुलाइजेशन होगा, इंक्रीज एग्रेसिवनेस होगा, मूड स्विंग होंगे, डिप्रेशन होगा, डीपनिंग ऑफ वॉइस आदमी जैसी बननी चालू हो जाएगी उनकी, और एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, एग्रेसिव हेयर आएंगे फेस पे और बॉडी पे, एनलार्जमेंट होगा क्लैटोरिस का। इन बोथ मेल एंड फीमेल कुछ चीज़ें कॉमन हो जाएंगी अगर दोनों के दोनों यूज़ करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड, तो कुछ चीज़ें कॉमन होंगी दोनों में। फेशियल एंड बॉडी एक्ने, मुंह पे और बॉडी पे दाने होंगे। प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर अलोंग द बोन, लॉन्ग बोन रिजल्टिंग स्टंट बोन, बोन कैसी जाएगी, स्टंट हो जाएंगी दोनों की टेढ़ी। प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है इनके, अवॉइड करो अंडर पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर में अवॉइड करो, दोस्त कह रहे हैं तो लेना मत ड्रग्स। एजुकेशन करो, काउंसलिंग करो इनकी, हेल्प करो पेरेंट्स, हेल्प मांगो पेरेंट्स से और अपने पीयर से, दोस्तों से। लुकिंग फॉर डेंजर साइन को देखो। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प सच एज साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, डी एडिक्शन रिहाइलेशन प्रोग्राम के पास जाओ। अभी कुछ डायग्राम दे रखे हैं हमारी बुक के अंदर, ये है थाइमस ग्लैंड, ये लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल। ये आपका बता रखा है किसके बारे में, एड्स के बारे में। ये रेट्रोवायरस था, रेट्रोवायरस ने आरएनए था, वो ने सेल को इन्फेक्ट करा, या उसकी वायरल कोड भारी रहेगी, आरएनए अंदर आ गया एनिमल सेल के, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे रखे एनिमल सेल के, वायरल डीएनए इंड्यूस इनटू द सेल। देखिए ये डायग्राम हो गया, ये दे रखा है, ये दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन दे रखा है, और ये लीफ कैनाबिस सटाइवा दे रखा है इधर, और ये स्केलेटल स्ट्रक्चर दे रखा है कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का, और ये फ्लावर ब्रांच दे रखी है धतूरा की। थैंक यू, मेरा नाम जर्ली, चैप्टर ख़त्म। यहाँ पे मिलते हैं अगली वीडियो में।